हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। लास्ट हमने पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स हमने उसकी प्राप्त करी। लास्ट हमने उसमें पढ़ा था कि दो कंडीशंस होती है, एक होती है अपसोर, एक होती है उपसोर। अपसोर और उपसोर ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है उसको इंगित करने का एक तरीका है, एक माध्यम है कि अपसोर में सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो सबसे अधिकतम होती है, जबकि जो उपसोर की कंडीशन है, उपसोर की कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है और औसत दूरी जो होती है वो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर रहती है। इसके बारे में हमारी चर्चा लास्ट सेशन में हुई थी और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पृथ्वी के, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो हेडिंग रहेगी वो पृथ्वी रहेगी, यानी हम अर्थ के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अर्थ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी फैक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ और बाकी हैं जो इस क्लास में आपके पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ हम पृथ्वी का जो उपग्रह है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी चंद्रमा के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम उसकी भी बात करेंगे। तो सौर मंडल में चूँकि पृथ्वी हमें आगे जो अध्ययन करना है वो पृथ्वी का ही अध्ययन करना है, तो हमें पृथ्वी के अध्ययन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की आवश्यकता होगी ताकि आगे चल के आपको ये पता हो कि हमारी पृथ्वी में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मून जो है वह हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और इस क्लास में हेडिंग जो हमारी रहेगी वो हेडिंग हमारी पृथ्वी ही है, हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो पृथ्वी हमारी हेडिंग है। ठीक है, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के बारे में कल तक जो पढ़ा था, उपसौर और अपसौर, इन दोनों कंडीशन के बाद अब आगे का जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। आगे क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यास और एक होती है परिधि। ठीक है, एक होता है व्यास, एक होती है परिधि। देखिए व्यास क्या होता है, व्यास किसी भी सर्किल का, जो कोई एक सर्किल है, मान लीजिए एक वृत्त लेते हैं हम, एक ये वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र बिंदु जहाँ से हमने वह वृत्त बनाया है, ठीक है, वो केंद्र बिंदु हो गया। उसके बाद हम यदि ये सीधी सरल रेखा इस तरह से बना दें और इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दें, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो बिल्कुल मध्य में खिंची है, इसको हम बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यास। और ये जो व्यास है ये इसके जस्ट पीछे भी होगा, यानी कि एक वृत्त है, उस वृत्त का एक तो आपको भाग बिल्कुल सामने दिखाई देता है, एक भाग उसके जस्ट पीछे भी दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की बात करें तो इस पेन का यहाँ जो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये भाग क्या हो गया, इसका व्यास। लेकिन इसके पीछे वाला भाग भी है। ठीक है, यानी यूँ कहें कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा जो राउंड अप पार्ट है, पूरा का पूरा जो राउंड किया हुआ है, ये पूरे भाग को हम कहेंगे परिधि। जबकि केवल इसका इतना भाग जो हमें स्पष्ट रूप से भी आपको दिखाई दे रहा है, केवल यही भाग क्या कहलाएगा, व्यास। लेकिन यदि हम पूरा भाग इसको कवर कर लें, पूरा एक वृत्तनुमा आकृति ले लें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परिधि। यानी कि व्यास का मतलब होता है
डायामीटर, और परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी वृत्त होता है उस वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास मान लेते हैं 1 फॉर एग्जांपल, व्यास कितना है 1, तो परिधि कितनी हो जाएगी 2, जो जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि व्यास तो अभी हमें केवल ये दिख रहा है, केवल यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट ये व्यास है, लेकिन इसके पीछे वाला भाग भी तो व्यास ही होगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, परिधि कहलाएगी। पूरी क्या कहलाएगी, परिधि। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में, उसमें लास्ट तो हमने बात की थी सूर्य और पृथ्वी के रेफरेंस में कि कितनी लंबाई है, कितनी दूरी पर है सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो अधिकतम कितनी है, न्यूनतम कितनी है और एवरेज कितनी थी। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के व्यास और परिधि की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का व्यास कितना है और पृथ्वी की परिधि कितनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि पृथ्वी का व्यास, ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी का व्यास 12,747 किलोमीटर होता है। क्लियर। पृथ्वी का जो व्यास होता है, जो इसका डायमीटर है, वो 12,747 किलोमीटर होता है। ठीक है, या कहीं कहीं ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ, यानी 56 भी मान लेते हैं इसको, 12,756 ये लिख लीजिए। 12,756 किलोमीटर होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको एक नाम और देते हैं, भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास यानी कि इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो कितना होता है, 12,756 किलोमीटर होता है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पृथ्वी का व्यास होता है और इसकी परिधि हमें निकालनी हो, तो इसकी परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी परिधि निकालने के लिए हमें रेडियस निकालना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप जैसे हम यूँ कहते हैं इसका जस्ट डबल होता है ना, हम अभी कह रहे थे इसका जस्ट डबल होता है। तो समझाने के तौर पर हमने आपको बताया कि परिधि क्या हो जाएगी, ये पूरी जो गोल वृत्त है ये इसकी परिधि हो जाएगी। लेकिन परिधि को निकालने के लिए हमें एक मतलब इसको ऐसे निकालते हैं 2πr, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2πr के माध्यम से हम इसकी परिधि को निकालते हैं। यानी कि वृत्त की परिधि निकालने के लिए, ठीक है, वृत्त की परिधि आपको निकालनी है, तो वृत्त की परिधि कैसे निकलेगी, 2πr से निकलेगी। अब देखिए 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनटू में पाई का मान 22/7। अब देखिए ये जो r है, r क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी हम उसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, पाई का मान देखिए 2 तो आपके यहाँ पर आ जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, और r4 क्या हो जाएगी, त्रिज्या। r4 क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी रेडियस। अब देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे, ये तो हुआ आपका व्यास। यहाँ देखिए ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक, यानी ए बिंदु से लेकर बी बिंदु, ए से बी तक, तो क्या हो गया व्यास। और त्रिज्या क्या हुई, इसका हाफ पार्ट, यानी कि सी से बी तक, सी से बी तक का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिज्या, यानी कि रेडियस।
अब रेडियस कैसे निकाला जा सकता है? तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास व्यास दिया हुआ है उस व्यास में हम 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की डबल ही क्या होता है, व्यास। त्रिज्या का डबल क्या होगा, व्यास, यानी त्रिज्या का दुगना क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और हमें केवल त्रिज्या प्राप्त करनी हो तो हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। क्या हो जाएगी दोस्तों, रेडियस, ठीक है। अब जैसे सपोज मानते हैं कि यहाँ हम रखते हैं 2 गुणा 22/7 इंटू, अब देखिए रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या है 12,756, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। अब 2 का भाग देते हो तो पहले आपको 6 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 7, फिर 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, तो लगभग 6,378 क्या हो जाएगी हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6,378, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। और जब आप इसको कैंसिल करके कट करके आप गुणा भाग करते हैं, तो अब मैं आपको ये कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको अभी मैं जो बता दूंगा कि इसकी परिधि कितनी है, तो सिर्फ आपको परिधि का ध्यान रखना है कि इसकी परिधि इतनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गया? ओके। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो विषुवतरेखी व्यास है, ठीक है, यानी ऐसे लिखें यहाँ पर, पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास 40,000, ठीक है, जो इसका व्यास होगा वो 40,075 होगा, 40,075 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास 40,075 किलोमीटर तक या किलोमीटर होता है, ये एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये होता है 40,008 किलोमीटर, होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 40,008 किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, ये पृथ्वी का विषुवतरेखी परिधि, व्यास नहीं, यहाँ पर भी परिधि, परिधि होगी, है ना, व्यास नहीं होगा, क्योंकि व्यास तो ये खुद है, ये व्यास तो आपको पहले ही हमने बता दिया है कि पृथ्वी का जो व्यास होता है, और वो भी कौन सा वाला, भूमध्य रेखीय व्यास, ये कितना होता है, 12,756 किलोमीटर होता है। और यदि आप इसमें से 43 किलोमीटर माइनस करते हैं, ठीक है, यानी 43 किलोमीटर आप इसको माइनस कर दें, तो आपको यहाँ पर ध्रुवीय व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। ये 13 मान लीजिए, यस, 12,713 किलोमीटर जो है ये ध्रुवीय व्यास होगा। क्या होगा, ध्रुवीय व्यास।
और जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास होगा वो कितना है, 12,756 किलोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय परिधि है वो परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर। और पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है वो कितनी है, 40,008 किलोमीटर। देखो ये कैसे निकाला है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी का एक वृत्तनुमा आकृति है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से वृत्त नहीं है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारी पृथ्वी का जो शेप है यानी साइज़ जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख लीजिए आप कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है पृथ्वी का आकार जियोइड प्रकार का है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड प्रकार का। अब देखिए जियोइड होता क्या है, जियोइड की आकृति कैसी होती है। हम जनरली मानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, वो वृत्तनुमा है, हम जनरली मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी का आकार वृत्त ना होकर एक जियोइड शेप में है। और जियोइड शेप क्या होता है, जैसे एक ये वृत्त है, लेकिन वास्तविकता में जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, यानी ये जो भाग होता है, यहाँ से हमारी पृथ्वी थोड़ी सी पिचकी हुई है, यानी कि यहाँ से पृथ्वी का आकार कैसा है, थोड़ा सकड़ा है। जबकि जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पृथ्वी का उभार है, यहाँ पृथ्वी का क्या है, उभार है। यानी कि एक्चुअल में हमारी पृथ्वी का जो साइज़ है वो ऐसा ना होकर उसका साइज़ कुछ इस प्रकार से है। यानी कुछ यहाँ से इस तरह से उभरी हुई है और ये कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का साइज़ है। यानी यहाँ से इसका जो ध्रुवीय व्यास जो है वो ये थोड़ा बड़ा है, जबकि इसका ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है और ध्रुवीय व्यास जो है वो कम है। देखो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, पृथ्वी का जो व्यास और वो भी कौन सा, भूमध्य रेखीय व्यास, तो ये तो कितना है, 12,756 किलोमीटर। लेकिन इसका जो ध्रुवीय व्यास है, यानी कि जो ध्रुवों की तरफ इसका ये जो व्यास है, ये कितना है, ये 43 किलोमीटर कम होकर 12,713 किलोमीटर रह जाता है। क्लियर हो गया। अब व्यास आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये जो भाग है ये तो है भूमध्य रेखीय व्यास, और जो ध्रुवों की ओर, यानी कि ध्रुव पर भी वृत्त बना होगा, इस तरह से वृत्त होगा और ये इसका व्यास होगा, तो ध्रुवीय व्यास जो होगा वो कितना होगा, 12,713 किलोमीटर। फिर पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि जो होगी, यानी इसकी परिधि अलग निकलेगी, क्योंकि ये तो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्र का व्यास अलग होगा, परिधि अलग होगी। इसी तरह से भूमध्य रेखा क्षेत्र का व्यास अलग होगा और परिधि अलग होगी। तो यहाँ है पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर, यह है पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि 40,075। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि पृथ्वी का व्यास वही भूमध्य रेखीय व्यास, ये है 12,756 किलोमीटर और इसका जो ध्रुवीय व्यास है वह है 12,713 किलोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गए। और पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड शेप का है। कैसा आकार है, जियोइड शेप, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, हम उनकी चर्चा करते हैं।
ये नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम कि पृथ्वी का औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। घनत्व मतलब हम यहाँ डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि जो पृथ्वी की वास्तविक रूप में जो डेंसिटी है, जो औसत घनत्व है, वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो वहाँ पर भी हम औसत घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, यानी धरातली भाग है, उस धरातली भाग से जैसे जैसे हम उस पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या हो गया, भार हो गया, है ना। भार जो होता है वो बढ़ता जाता है, वहाँ का तापमान भी और वहाँ पे दबाव भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पृथ्वी को एक वृत्तनुमा आकृति में मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वापस वही डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए पृथ्वी का डायग्राम है और पृथ्वी का ये जो भाग है ये धरातलीय भाग है। कैसा भाग है, धरातलीय भाग है, और ये इसका केंद्रीय भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग जो होगा, धरातलीय भाग जो है, यहाँ जो औसत घनत्व होता है वो 2.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 2.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कहाँ पर, धरातलीय भाग पर। हर ज्योग्राफर के द्वारा ये अलग अलग बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि धरातलीय घनत्व जो होता है वो 2.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस धरातल से गहराई की ओर जाते हैं, इधर गहराई की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल इसके सेंट्रल वाले पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ सेंट्रल वाले पार्ट पर जो घनत्व हमें देखने को मिलता है वो 11.0 से लेकर 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक घनत्व देखने को मिलता है। कितना, 11.3 ग्राम से लेकर 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक हमें घनत्व देखने को मिलता है। कहाँ पर, इसके केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग में, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा भाग हो गया, धरातलीय भाग, और धरातलीय भाग में कितना मिलता है, 2.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन केंद्रीय भाग तक आते आते ये बढ़ जाता है और बढ़कर कितना होता है, 11.3 से लेकर 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। अब हम जनरली केवल 11 मान लेते हैं कि शुरुआत में जब धरातलीय भाग पे था तो ये शून्य रहा होगा, यानी जब हम जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं यहाँ पर हमारा जो घनत्व है वो शून्य है। हम ये मान के चल रहे हैं पृथ्वी का जो वास्तविक घनत्व होगा वो शून्य है। और वहाँ से हम जैसे जैसे इंटीरियर पार्ट में जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं, तो वहाँ जो घनत्व है वो बढ़कर कितना होता है, 11.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब इसको हम निकाल रहे हैं औसत घनत्व, और जब भी हम औसत की बात करते हैं तो हमेशा हम उसको 2 से भाग देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने 11 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास मिला 5.5। कितना मिला, 5.5 मिला। तो ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। क्लियर हो गया।
फिर नेक्स्ट इसी बिंदु में हम बात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि सभी ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे अधिक, सभी ग्रहों से अधिक घनत्व, सभी ग्रहों से अधिक घनत्व पृथ्वी पे पाया जाता है। अधिक घनत्व पृथ्वी का पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि सभी ग्रहों, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं, उन सबसे अधिक घनत्व किसका है? हमारी पृथ्वी का पाया जाता है। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब शायद कहीं पर भी आपको आगे चलकर, यानी आगे जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम घनत्व की बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ मौसमी परिवर्तन करती रहती है। यानी देखिए, जितने भी ग्रह हैं, जब ये इन ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो निर्माण होने के साथ साथ इनमें झुकाव आया, यानी कि इनको बोलते हैं हम कोणीय झुकाव। ठीक है, इसको नाम देते हैं कोणीय झुकाव। यानी ग्रहों का जब निर्माण हो रहा था तो ये अपने एक्सिस पर होने के कारण ये क्या कर रहे थे, अपने अपने एंगल पर, है ना, अपने अपने झुकाव कोण पर ये अलग ग्रह, हर ग्रह अपने अपने अलग अलग एंगल पर झुका। ठीक है, कोई 1 डिग्री, कोई 2 डिग्री, कोई 10 डिग्री, कोई 20। अभी हम पढ़ेंगे अरुण के बारे में। जब हम अरुण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा अरुण एक ऐसा ग्रह है जो लगभग 90 डिग्री झुकाव में है। ठीक है, तो वहाँ पर मौसमी परिवर्तन होता है या नहीं होता पता ही नहीं चलता, क्योंकि जस्ट वो उल्टा ग्रह है, तो हम उसे उल्टा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की खास बात क्या है कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ, ठीक है, पृथ्वी पर कितना झुकाव है? 23.5 डिग्री का झुकाव है अपने अक्ष पर, जिसके कारण इस पर मौसमी परिवर्तन होते हैं। मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं। मौसमी परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? झुकाव के कारण। ठीक है, जैसे आप पृथ्वी पर सामान्य से हम देखते हैं कि कुछ समय ऐसा होता है, जैसे वर्ष के 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, फिर वर्ष के 3-4 महीने फिर आते हैं जब वर्षा ऋतु होती है, और फिर वर्ष के 2-3 महीने फिर आते हैं और फिर शीत ऋतु रहती है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं बन रही हैं, यह मौसमी परिवर्तन जो हो रहा है उसके पीछे होने का प्रमुख कारण क्या है? हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है वो झुकाव एक एग्जैक्ट हो जाना, 23.5 डिग्री का झुकाव हो जाने के कारण हमारी पृथ्वी जो है उस पर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर? आप जब पृथ्वी का डायग्राम देखते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि पृथ्वी है और जो एंगुलर मूवमेंट है उससे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
ठीक है, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी एंगुलर मोमेंट पे झुकी हुई है। यानी कि इसका जो ये कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का बनता है, 23.5 डिग्री का कोण बनता है। और 23.5 डिग्री का कोण बनने के कारण इस पर जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वह मौसमी परिवर्तन वर्ष भर बदलते रहते हैं। अब देखिए, एक तो 23.5 डिग्री का झुकाव तो है पृथ्वी का अपने खुद का एक्सिस का, यानी अपने एक्सिस पर पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण को ले हुए झुकी हुई है। दूसरा, जब ये सन के चारों ओर, ठीक है, सन के चारों ओर जब ये रोटेट होती है, इसका रेवोल्यूशन पाथ होता है, तो ये यहाँ पर 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का। कब? जब पृथ्वी रोटेट होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इस तरह से, तो इसका ये जो पथ है यहाँ पर ये 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है पृथ्वी? टोटल मिला के 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 23.5 डिग्री तो इसका खुद का है, और 66.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर जब घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा पथ होता है उस पर जब ये एंगल क्रिएट करती है तो वो कितने का करती है? 66.5 का करती है। कितने का? 66.5 का। और खुद का कितना है? 23.5। अब आप इसको जोड़ लें, देखिए 23.5 और 66.5, तो आपको कितना मिलेगा? 1 डिग्री तो ये हो गया 9 और 89 प्लस 1 90 डिग्री। तो देखिए आगे 90 डिग्री। तो पृथ्वी टोटल कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है परिभ्रमण करते हुए और परिक्रमण करते हुए? तो 90 डिग्री। कितना? 90। पृथ्वी का खुद का कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का खुद का कितना है? 23.5। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ती है तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? 66.5 डिग्री। इस तरह से पृथ्वी कुल 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। क्लियर बात? समझ में आ गया? ओके। तो कोणीय झुकाव है, कोणीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री का। इसके साथ ही मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। तो कारण, मौसमी परिवर्तनों का कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ बनी हुई है, और इसलिए यहाँ पर मौसमी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो इसके कारण ही देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये हुई हमारी पृथ्वी की कुछ सामान्य बातें। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में भी हम पृथ्वी की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसमें भी हमने पृथ्वी की कुछ सामान्य बातों की जो और इम्पोर्टेंट खास बात थी उस पर हमारी चर्चा कर ली। अब हम पृथ्वी के बाद अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? चंद्रमा की। और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट। तो अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम चंद्रमा के पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आपकी यहाँ हेडिंग हो जाएगी मून। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? मून, यानी चंद्रमा। मून के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, इससे पहले हमने 2 प्लेनेट की चर्चा कर चुके हैं। एक हम बुध के बारे में पढ़ चुके हैं और एक हम शुक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी एक तो हमने पढ़ लिया मरकरी के बारे में, और एक हमने पढ़ लिया विनस के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, तो दोनों में ही हमने सैटेलाइट नहीं पढ़े। इसका मतलब ये है कि बुध और शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बुध का जो वास्तविक आकृति है, बुध की जो आकृति है वो शुक्र की तुलना में कम है, छोटी है। इसका मतलब शुक्र बुध से बड़ा है।
और जब हम शुक्र और चंद्रमा पृथ्वी की बात करते हैं तो इनका जो व्यास वो लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि शुक्र की आकृति पृथ्वी की आकृति से थोड़ी छोटी है और शुक्र की आकृति बुध की आकृति से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब हम सीरीज में क्या देख रहे हैं कि बुध छोटा है, फिर शुक्र बड़ा है और फिर पृथ्वी इन दोनों से बड़ी है, यानी बुध से और शुक्र से दोनों से बड़ी है। अब देखिए, जिस प्रकार ग्रहों का निर्माण जब हो रहा था, जब प्लैनेट बन रहे थे, ग्रह जब बन रहे थे, तो ग्रह जब बन रहे थे तो इनके आकार के अनुरूप जब ये उस तारा जो था, जो हमारा सूर्य अब बना है, तो वो जो घूमती हुई निहारिका थी, उस निहारिका से जब ये ग्रह अलग होना शुरू हुए तो ये अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अलग होते चले गए। अब जो ग्रह साइज़ में बड़ा था वह भी अपने पाथ पर रेवोल्यूशन कर रहा था, यानी अपने पाथ पे उसका रेवोल्यूशन भी था और रोटेशन, दोनों ही काम चल रहे थे। तो फिर उसमें से एक पदार्थ छिटक के बाहर निकलना शुरू हुआ, लेकिन ये उन्हीं के साथ हुआ था जिनका आकार बड़ा था। जैसे सपोज बुध का आकार ये रहा होगा, ठीक है, शुक्र का आकार देखें तो ये रहा होगा और पृथ्वी का आकार देखें तो ये रहा होगा। तो ये तो हो गया बुध यानी मरकरी, ये हो गया विनस, ये हो गया अर्थ। अब देखिए अर्थ बड़ी है तो जितना बड़ा पदार्थ रहा होगा, जितने बड़े पदार्थ बाहर निकले होंगे जब निहारिकाओं में से, तो उनमें से भी अलग अलग पदार्थ निकले होंगे। तो ये तो कहाँ से निकले थे? निहारिका से, यानी गैलेक्सी से। जो हमारी गैलेक्सी थी यानी जो हमारी निहारिका थी, उन निहारिकाओं में से ये ग्रह निकले, ठीक है। और इससे किसका निर्माण हो गया? इससे सौरमंडल का निर्माण हो गया। अब इन ग्रहों से क्या निकल गए? उपग्रह, यानी इनसे क्या निकल गए? उपग्रह निकल गए, सैटेलाइट निकल गए। तो सैटेलाइट उन्हीं ग्रहों से निकले थे जिनका साइज, शेप बड़ा था, जैसे ये। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, मंगल की बात करेंगे, मंगल ग्रह को पढ़ेंगे, हम बृहस्पति ग्रह को पढ़ेंगे, जुपिटर को पढ़ेंगे। तो जुपिटर का आकार तो इनसे भी बड़ा है। जुपिटर का जो आकार है वो अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक गुना है। तो ऐसी स्थिति में फिर जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं वो और भी कहीं ज़्यादा है। आ रहा है आपको समझ में? तो जो जितना बड़ा आकार में ग्रह होगा उसके उतने ही सैटेलाइट्स होंगे। और उन सैटेलाइट्स की कुछ की हम चर्चा, मतलब हमें ज्ञात है कि इसके इतने सैटेलाइट्स हैं और कुछ पर अध्ययन चल रहा है, कुछ का हमें पता लगाना है या पता लगा रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है, तो पता चल रहा है कि कितने उसके सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं अभी चंद्रमा की, और चंद्रमा जो कि किसका सैटेलाइट है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर ध्वनि या आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ ध्वनि या आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में
6 गुना कम है, पृथ्वी की तुलना में क्या है, 6 गुना कम है, इसलिए यहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती, ध्वनि सुनाई नहीं देती। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये नोट कर लीजिए आप कि चंद्रमा की पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा की परिक्रमा व घूर्णन 27.5 दिनों में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर सापेक्ष रहते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में परिक्रमा करता है किसकी, पृथ्वी की। एक्चुअल में जो परिक्रमा हो रही है वो किसकी हो रही है, पृथ्वी की हो रही है, लेकिन पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर कर रही है। इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि चंद्रमा की जो परिक्रमा है वह जो उसका घूर्णन है वो दोनों लगभग साथ साथ चलता है, और कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, 27.5 दिनों में ये पूर्ण कर लेता है। यानी परिक्रमा प्लस घूर्णन दोनों कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, 27.5 दिनों में ये पूर्ण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट, तो जब चंद्रमा की परिक्रमा और घूर्णन दोनों 27.5 दिनों में पूर्ण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें ऐसे लिखें, चंद्रमा की परिक्रमा व घूर्णन 27.5 दिनों में पूर्ण हो जाता है, अतः इसलिए चंद्रमा का एक भाग ही सदैव दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरा भाग दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो चंद्रमा की परिक्रमा व घूर्णन जो होता है वो 27.5 दिनों में पूर्ण कर लेता है, और 27.5 दिनों में पूर्ण होने के साथ साथ जो चंद्रमा का एक भाग है, ठीक है, चंद्रमा का जो एक भाग है वही सदैव दिखाई देता है, और जबकि दूसरा भाग जो होता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमा काल है, ठीक है, चंद्रमा का जो परिक्रमा काल है वो तो कितना है, 27.5 दिन, जबकि हमारी पृथ्वी का जो परिक्रमा काल है सूर्य के सापेक्ष वो कितना है, 365 दिन, जिस पर हमारी कल चर्चा हुई थी। तो घूर्णन जो है वो घूर्णन प्लस परिक्रमा किसकी, चंद्रमा की, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, जब 27.5 दिनों में पूर्ण कर लेता है तो इसका केवल हमें एक भाग ही दिखाई देता है, दूसरा भाग हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। क्लियर, तो ये चंद्रमा की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, चंद्रमा के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली।
नेक्स्ट एक दो बातें और हम चंद्रमा की लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, चंद्रमा की वह सतह, या ऐसे लिख लीजिए, चंद्रमा की वह सतह जहां दिन में तापमान 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं रात्रि के समय इसका तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा की वह सतह जहां दिन में तापमान 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं रात्रि के समय यहाँ जो तापमान होता है वो -150 सेंटीग्रेड हो जाता है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान तो कितना देखने को मिलता है? दिन में तापमान आपको 125 सेंटीग्रेड तापमान आपको देखने को मिलेगा। वहीं रात्रि के समय इसका जो तापमान हो जाता है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? जो वायुमंडल है वो वायुमंडल इतना गैसों से जो आच्छादित है वो इतना नहीं है। ठीक है, और जहाँ वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल जहाँ नहीं होगा तो वहाँ पर तापमान में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जबकि पृथ्वी पर जो तापमान होता है वो इतने डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता कि जहाँ दिन में तो तापमान 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और रात्रि के समय तापमान एकदम से गिरकर -150 सेंटीग्रेड हो जाए। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार के नहीं है। हमारी पृथ्वी पर उपयुक्त वायुमंडल होने के कारण जो हमारा जो गैसीय आवरण है या जो चारों तरफ से वायुमंडल का हमारा जो आवरण है वो सिक्योर है। तो एक प्रकार से ब्लैंकेट का काम करता है। हमारा जो वायुमंडल है वो क्या काम करता है? ब्लैंकेट, यानी एक चादर का काम करता है जो ऊष्मा को बनाए रखता है। ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखता और ज़्यादा हॉट भी नहीं करता, दोनों को क्या बैलेंस करके रखता है। जबकि अन्य ग्रहों पर ये हमें देखने को नहीं मिलता, या तो टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा या टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा। लास्ट हमने शुक्र ग्रह के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि शुक्र ग्रह में 480 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, और वहीं रात्रि के समय वहाँ जो टेम्परेचर या उसकी जो दूसरा पीछे सतह जो होता है वहाँ -200 सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। यानी कि वह सतह जो सूर्य के समकक्ष है वहाँ तो 480 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है, और जो उसके पीछे की सतह है वहाँ कितना टेम्परेचर? -200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं होने के कारण ही हमारी पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि चंद्रमा की वह सतह जहाँ दिन में तापमान 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं रात्रि के समय इसका तापमान -150 सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक और इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं कि चंद्रमा की सतह पर लगभग 85% भाग ऊबड़ खाबड़ है। 85% भाग ऊबड़ खाबड़ है। केवल 15% भाग ऊबड़ खाबड़ है, और केवल 15% भाग समतल मैदानी है।
ठीक है, केवल 15% भाग ही इसका समतल और मैदानी है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रमा पे बहुत सारे क्रेटर पाए जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर आपको बहुत सारे क्रेटर देखने को मिलेंगे, तो इनकी संख्या लगभग आप देखें तो हज़ारों में है। ठीक है, इनकी संख्या चंद्रमा पर हज़ारों की संख्या में वीवर, और वीवर को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटर, पाए जाते हैं जिसमें से सबसे बड़े क्रेटर का व्यास 1250 किलोमीटर है। तो जो सबसे बड़ा क्रेटर है, उस सबसे बड़े क्रेटर का जो व्यास है वो 1250 किलोमीटर पाया जाता है। ये इसका व्यास किसका, क्रेटर का। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। और एक सामान्य से प्रश्न आपके सामने आता है कि चंद्रमा पे सबसे पहला कदम किसने रखा, तो क्या एक व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसका। तो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1967 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले 21 जुलाई 1967 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा। क्लियर हो गया। तो ये चंद्रमा की कुछ बेसिक्स, मून की जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़ लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पृथ्वी के बारे में कंप्लीट पिछली क्लास में पढ़ लिया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने वहाँ देख लिए थे, और इस क्लास में जो बाकी के बचे हुए फैक्ट्स थे उस पर हमारी चर्चा हो गई। और साथ ही साथ पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मून, तो मून के बारे में भी जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, और जब हम चंद्रमा को और थोड़ा डिटेल जब पढ़ते हैं, जब हम ज्वार भाटे के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई है। आज की इस क्लास में हमने पृथ्वी और प्लस प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा पर हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम 4th नंबर का जो हमारा ग्रह है यानी मंगल। ठीक है, 3 ग्रह हमारे कंप्लीट हो गए। बुध को पढ़ लिया, शुक्र को पढ़ लिया और पृथ्वी को पढ़ लिया। और पृथ्वी को हमने 2 क्लास में पूरा किया है। साथ में हमने प्राकृतिक जो इसका उपग्रह सैटेलाइट है उसके बारे में भी साथ में हमने चर्चा कर ली। तो यदि प्रश्न ऐसा आ जाए केवल चंद्रमा पर या पृथ्वी पर या शुक्र या बुध पर पूछा जाए इंडिविजुअल क्वेश्चन, तो आप उस पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। या प्रश्न पूछे कंप्लीट सौरमंडल पर, तो कंप्लीट सौरमंडल में हम 3 ग्रहों को पढ़ चुके हैं। 4था ग्रह हमारा अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मार्स प्लेनेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। जो आपका एक एप्लीकेशन में आस्क डाउट से एक ऑप्शन है, वहाँ जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम कल शुरू करते हैं और उसमें एक नए ग्रह की हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।